देश रोजाना पर वक्त है प्राइम टाइम का। आज प्राइम टाइम में बात करेंगे प्रदेश और देश की सियासत की। बात होगी प्रदेश के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की भी, और बात होगी उस सर्वे की जो देश को गौरवान्वित करता है। सबसे पहले नज़र दिन भर की सुर्खियों पर। नेपाल में भारी बारिश से बिहार की नदियों में उफान, सहरसा और सुपौल में बाढ़ जैसे हालात, असम में बारिश से बिगड़े हालात, डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, वर्ल्ड चैंपियन में गोल्ड पर कब्जा करके 88.87 मीटर भाला फेंका। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने दी बधाई। देश के युवाओं को पीएम मोदी की सौगात, रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। कांग्रेस का आरोप, ईएमआई में बांट रही है सरकार नौकरियां। मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकालने की तैयारी में बीजेपी। 3 सितंबर को गृह मंत्री दिखाएंगे झंडी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मिजोरम दौरे पर चुनाव आयोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं समीक्षा। सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। बात सबसे पहले प्रदेश और देश के उस खिलाड़ी की जिसने सभी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचते हुए प्रदेश के साथ साथ देश का भी नाम रोशन किया है। 88.7 मीटर भाला फेंक विश्व एथलीट में प्रतियोगिता में गोल्डन जीतकर भारत के पहले एथलीट भी बन गए हैं। उन्होंने वर्ल्ड रैंकिंग में भी अपना पहला स्थान बना रखा है। पिछले 3 महीने से नीरज चोपड़ा पहले पायदान पर बने हुए हैं। हालांकि नीरज अपने पहले प्रयास में असफल हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। उनकी कामयाबी पर उनके परिवार के साथ साथ उनके गांव खंडरा में भी खुशी का माहौल है। सभी लोग लड्डू बांटकर खुशियां मना रहे हैं। नीरज चोपड़ा की इस कामयाबी पर प्रदेश के मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में भी सीएम खट्टर ने उन्हें बधाई दी। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में नीरज चोपड़ा आर्मी में सूबेदार के पद पर तैनात है। टोक्यो ओलंपिक के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने अपना गोल्डन सफर जारी रखते हुए देश को गौरवान्वित किया है। हमारी पूरी टीम की तरफ से भी उनको शुभकामनाएं। अब बात प्रदेश की सियासत की। एक तरफ जहां मानसून सत्र में सदन के भीतर पक्ष और विपक्ष पूरे जोश के साथ एक दूसरे को घेरते हुए गर्म माहौल बनाए हुए हैं, तो वहीं सदन के बाहर भी आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज हो रही हैं। रैलियां और चुनावों घोषणाओं के साथ साथ अपनी अपनी जीत के दावे ठोक रहे हैं। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के समय कार्रवाई शुरू हुई। सीएम खट्टर ने विश्व एथलेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को अपनी तरफ से बधाई दी। उसके बाद सदन में जूनियर महिला कोच के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप से घिरे संदीप सिंह के इस्तीफे को लेकर भी खूब हंगामा मचा। कुछ विधायक वेल तक पहुंच गए, तो वहीं पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि सीएम कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो उन्हें स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने बोलना शुरू किया तो धज्जियां उड़ जाएंगी। सीएम के इस वाक्य को सदन में हुड्डा ने निशाने पर बना लिया और कहा कि सीएम लोकतांत्रिक भाषा में। इस पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि यह शब्द हमारी सूची में जो लोकतांत्रिक शब्दों की बनी है उसमें होगा, तो यह सब डिलीट कर दिया जाएगा। सदन में नू हिंसा को लेकर भी भारी हंगामा हुआ। विपक्ष चर्चा की मांग पर अड़ा रहा, तो वही स्पीकर ने कहा कि मामला कोर्ट में है, इसलिए चर्चा नहीं होगी। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के बीच बहस हो गई। इसी के बाद सदन दोबारा स्थगित कर दिया गया। तो वहीं प्रदेश गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि नूह की घटना कांग्रेस का किया धरा है, लेकिन कांग्रेस सच्चाई सुनना नहीं चाहती है। खैर, बवाल सदन के बाहर भी हो रहा है। अब भले ही प्रदेश में गठबंधन सरकार चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बंधन में गांठ पड़ी हुई हर बार दिखाई देती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। दरअसल हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा है कि सपना देखना सभी का अधिकार है, लेकिन किसी के सपनों पर कुछ कहना उचित नहीं है। उनकी ये कहने की मंशा शायद ये है या ये थी कि इस बार हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा और उन्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी वो अकेले ही बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। तभी तो धनखड़ साहब ये भी कह रहे हैं कि भाजपा प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर जीतने की तैयारी में लगी हुई है और अपनी सरकार भी बनाएगी।
उन्होंने जेजेपी पर ही नहीं बल्कि कांग्रेस के वंशवाद पर भी निशाना साधा और कहा कि वंशवाद के मोह में सामान्य परिवारों के आने वाले मेधावी लोग या युवा नेता पीछे छूट गए। अगर कांग्रेस का नेतृत्व सही होता तो कांग्रेस और भी आगे जा सकती थी। खैर, धनखड़ साहब कुछ भी बोले, लेकिन जजपा की तैयारी भी कुछ कम नहीं है। जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि मिशन 2024 लोकसभा चुनावों की तैयारी को लेकर वे 17 सितंबर को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में रैली करेंगे। और जब उनसे मीडिया ने सवाल किया कि क्या वह लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे, तब उन्होंने कहा कि अगर कानूनी अड़चन या कोई मुश्किल नहीं आई तो वे लोकसभा चुनाव अवश्य लड़ेंगे। उन्होंने ये यहाँ तक कह दिया कि अगर वे चुनाव किन्हीं कारणोंवश नहीं लड़ पाए तो दिग्विजय सिंह चौटाला को मैदान में उतारेंगे। आने वाले चुनावों की तपिश धीरे धीरे इतनी बढ़ रही है कि नेताओं की जबान भी फिसलती जा रही है। तो कहीं सत्ता की कुर्सी पाने के लिए मान मनोबल और बैठकों की तैयारी भी चल रही है। कुछ दिनों पहले रामचरितमानस पर टिप्पणी कर विवादों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमताओं का कारण भी ब्राह्मणवाद है। स्वामी प्रसाद का कहना है कि हिंदू धर्म दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को मकर जाल में फंसाने की साजिश रचता रहता है और रची हुई है। हिंदू नाम का तो कोई धर्म है ही नहीं, वो तो केवल धोखा है। अब मौर्य का ये बयान अखिलेश यादव के लिए कोई मुश्किल पैदा करता है या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन बुआ यानी मायावती उनके लिए मुश्किलें जरूर खड़ी कर रही हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि विपक्ष के नए गठबंधन इंडिया ने मायावती से भी संपर्क साध लिया है, लेकिन पेंच 40 सीटों पर फंस रहा है। कहा जा रहा है कि मायावती चाहती है कि यदि वो इंडिया में आएंगी, गठबंधन में आएंगी, तो उन्हें कम से कम 40 सीटें दी जाएं। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार को जी कह रहे हैं कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी पर निर्णय भी लेंगे। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, मैं सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगा हुआ हूँ। लोकसभा चुनाव की सीटों का बंटवारा भी जल्दी हो जाएगा और तय हो जाएगा कि कौन कहां से लड़ेगा। विपक्ष क्या बोलता है उसका कोई मतलब नहीं है। बीजेपी के लोग जानते हैं कि लोगों को एकजुट कर रहे हैं तो उनको नुकसान होने वाला है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि मुंबई में होने वाली महागठबंधन बैठक में चिन्ह को लेकर भी चर्चा होनी है। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स ने भारतीय मूल के 21 मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की सूची जारी की है, जिसमें गूगल से लेकर यूट्यूब तक कंपनियों की कमान भारतीयों के हाथ में है, जिससे विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा के साथ साथ 20 कंपनियों के सीईओ के पद पर भारतीय काबिज हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी कंपनियों में भारतीय मूल के सीईओ की संख्या तेजी से बढ़ रही है और खुशी और फख्र की बात यह भी है कि 4 कंपनियां भारतीय मूल की महिलाओं को भी सीईओ बनाया गया है। भारतीयों की इस उपलब्धता पर टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि इन बड़ी कंपनियों में भारतीयों के ऊंचे पदों पर काबिज देखकर बहुत खुशी हो रही है। ये बहुत ही प्रभावशाली बात है, गौरव की बात है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले जायत्री किरखौन के अपने पद से हटने के बाद भारतीय मूल के वैभव तनेजा टेस्ला के नए मुख्य वित्त अधिकारी बने हैं। चलिए आज के प्राइम टाइम में दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी उन मुद्दों के साथ जो रखते हैं आपसे सरोकार। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।